साल 2023 में लगेगा दुनिया को आर्थिक झटका। दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था होगी मंदी की चपेट में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दी चेतावनी। रूस यूक्रेन जंग, महंगाई और चीन में कोविड से बढ़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। रिसेशन एक ऐसा वर्ड जिसको सुनकर ना सभी के मन में डर बैठ जाता है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कर रहे हैं कि 2023 में हमें दुनिया में रिसेशन देखने को मिलेगा। दुनिया में से स्पेशली जैसे मैं बात करूं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो इसकी बात ज्यादा करी जा रही है कि यहां पर हमें क्या देखने को मिल सकता है, रिसेशन। तो आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिसेशन होता क्या है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन आने वाला है। और अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुना ना तो ट्रस्ट मी आपको इकोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाएंगे। तो मेक श्योर थोड़ा अटेंटिव होकर सुनो। ट्रस्ट मी इकोनॉमी आज के बाद आपको टफ नहीं लगने वाली। तो देखिए यहाँ पर आप बहुत सारे न्यूज भी देख सकते हो, ठीक है ना। आईएमएफ के चीफ ने भी इसके बारे में बोला है कि रिसेशन आ सकता है। 1/3 दुनिया की कंट्रीज हमें 2023 में रिसेशन देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी न्यूज है आप सभी के रिगार्डिंग, दैट इज अवर प्रारंभ बैच। तो जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए हमारा प्रारंभ बैच लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। एक बार आपका प्रॉपर एनसीईआरटी हो गया, सीसेट हो गया, ये सारी चीजें आपके वर्क करवाई जाएंगी। फिर हम मूव कर जाएंगे कहां पर, एडवांस फाउंडेशन कोर्स की तरफ, जहां पर आपके प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के आप फीचर्स देख सकते हो जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके गोल की तरफ लेकर जाने के अंदर। उसी तरह से फेज 3 फेज 4 हो गया। तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस डिजाइंड है जो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप इस कोर्स को एनरोल होना चाहते हो तो video.onlyis.in पे जाके इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अपनी कभी लाइफ को देखा है? आपकी लाइफ में भी ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जो हमारी इकोनॉमी है ना वो भी हमारी जिंदगी की तरह ही है। यहां पर भी ना हम एक तरह से ग्रो नहीं कर सकते। यहां पर भी क्या होते हैं, उतार चढ़ाव। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी ना जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बेसिकली जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसके रिगार्डिंग हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। हम बात करते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो हो रही है, 8% से ग्रो हो रही है। ये क्या है, हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एक्सपेंशन हो रही है। फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, एक तरह की पीक आ जाती है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्शन नीचे को देखने को मिल जाता है और फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है क्या, रिसेशन। फिर वापस से रिकवरी। अब आप सोच रहे होंगे सर रिसेशन वर्ड आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया पर शायद आपने इसका मीनिंग नहीं बताया। तो देखो मीनिंग भी समझ लेते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं, देखो रिसेशन की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, पर एक जो डेफिनेशन मानी जाती है वो ये कि अगर जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 2 क्वार्टर्स लगातार, यानी कि टोटल लगातार अगर 6 महीनों के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव रहे, प्लस इसके साथ ही वहां पर हमें लोगों को जॉब लॉसेस देखने को मिले कि लोगों की नौकरियां जा रही है, साथ ही साथ जो ओवरऑल डिमांड है उसमें एक रिडक्शन देखने को मिलती है, तब हम उसको बात कर सकते हैं कि वहां पर रिसेशन आ चुका है। ध्यान में क्या रखना है, कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, यानी कि कंसेक्यूटिवली कितने, 6 महीना के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना 2020-21 के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हमें रिसेशन देखने को मिला था, जो टाइम क्या था, कोविड-19 का। तो ये वाली सिचुएशन, ठीक है, यहां पर आप नोटिस कर सकते हो 2020-21 जब कोविड आया था ना तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिलेगी थी, इंक्लूडिंग इंडिया। मैंने बात करी ना 6 महीने के लिए जीडीपी नीचे होना, नेगेटिव ग्रोथ होना, तो एक्चुअल में वो 6 महीने कौन से थे, वो थे अप्रैल 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 के। याद करो ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब कोविड-19 लॉकडाउन लगा था। जब कोविड-19 लॉकडाउन लगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज का उस टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं होगा ऑब्वियसली ना। आपने कुछ भी नहीं खरीदा, ना शॉपिंग करी, ना रेस्टोरेंट गए। तो ये 6 महीने लगातार वो थे जब हमें एक तरह से, या अक्टूबर को भी आप ना सितंबर ले लीजिए, सितंबर एंड 2020 की बात कर रहा हूं, 30 सितंबर की। तो ये वाले 6 महीने के लिए आप हमें ये चीज नोटिस करने को मिल जाती है। अब यहां पर ना हमें एक साइकिल को समझना है कि साइकिल वर्क कैसे करता है। देखो एक होता है हमारे पास वर्चुअस साइकिल, ऑन द अदर हैंड एक होता है विशियस साइकिल आप बोल सकते हो, जिसको हम रिसेशन की तरह भी देख सकते हैं। वर्चुअस साइकिल में क्या हो रहा है, सब चीजें अच्छी तरह से हो रही है कि गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, उस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और लोगों के अंदर अगर इन्वेस्ट होगा तो उनकी वेजेस बढ़ेंगी, उनकी सैलरीज बढ़ेगी और उस हिसाब से वो खर्च कर पाएंगे। देखो आप नोटिस करो, जैसे आप हो, मान लो आज आपकी सैलरी 100 रुपए थी, कल आपकी सैलरी जब ग्रोथ हो रही है तो आपकी सैलरी मान लो 120 रुपए हो जाती है।
तो हो क्या रहा है, आपकी सैलरी बढ़ गई। आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की कोशिश करोगे। तो उससे क्या होगा, चीजों की डिमांड बढ़ती रहेगी। चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर क्या लगाएगी, टैक्स। गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आया, गवर्नमेंट ने उस पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट किया कहीं ना कहीं, उससे टेक्नोलॉजी बढ़ी और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो एक बहुत अच्छा साइकिल होता है जब हमें काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल जाती है। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये इस फेज की बात कर रहे हैं जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं। इसका एक उल्टा भी होता है, दैट इज विशियस साइकिल। अब विशियस साइकिल में होता क्या होता है, सब चीजें खराब चल रही हैं कि जैसे मान लो किसी वहां के इंडिविजुअल्स की सैलरी कम हो रही है, उनकी इनकम कम हो रही है। अब आप सोचो कि आपकी पहले आप 100 रुपए कमाते थे, अब आप कमा रहे हो 70 रुपए, या फिर आपकी जॉब चलेगी, ठीक है ना, आपके अनएम्प्लॉयड हो गए, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं रहे। तो पैसे नहीं रहेगी तो क्या आप किसी चीज को खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो सामने वाली कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी की सेल्स कम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी। कंपनी की सेल्स कम हुई तो कंपनी क्या करेगी, कम से कम चीजों को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि चीजें सेल ही नहीं हो रही। अब कम चीजें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, कम लोग चाहिए ना। तो क्या करेगी कंपनी, लोगों को नौकरी से निकालने लग जाएगी और एक तरह से ये पूरा साइकिल बन जाएगा। इसी को तो रिसेशन बोलते हैं, जब लगातार 6 महीनों के लिए हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, प्लस लोगों की जॉब लॉसेस हो रही है और जो ओवरऑल डिमांड है उसमें एक कमी देखने को मिल जाती है। अब अभी ये बात हो रही है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर यूएसए और साथ ही साथ बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर रिसेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसको भी समझेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल समझो, ये ना यूएसए का 1990 से लेकर 2021 का जीडीपी है। तो देख रहे हो यहां पर उनकी जीडीपी कितनी कम थी, आज के टाइम पर कितनी अच्छी खासी है। तो आप ये बोलोगे कि सर काफी तेजी से ग्रोथ हुई है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ग्रोथ हुई है। पर अगर आप थोड़ा सा ना कुछ पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान दो, जैसे ये वाला पैरामीटर, यहां पर ये नीचे को आए हैं, ये वाला पैरामीटर यहां पर भी क्या हुआ है, नीचे को आए हैं। तो यहां पर आप नोटिस करो, ये कौन सा टाइम है, ये भैया ये टाइम है 2008-9 के आसपास का। याद करो 2008-9 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उस टाइम रिसेशन आया था नहीं आया था, बिल्कुल आया था। और ये वाला सर टाइम कौन सा है, जब जीडीपी नीचे जा रही है, भैया ये कोविड-19 वाला टाइम है, तब भी रिसेशन आया था। तो ये क्या दिखा रहा है कि डेफिनेटली लंबे टाइम के ऊपर तो ग्रोथ कर रही है, पर बीच बीच में हमें थोड़ा नीचे की साइड भी जीडीपी मूव करती हुई देखने को मिल जाती है, जब जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जैसा कि इन दो इंस्टेंसेस के अंदर आप देख सकते हो। सिमिलर चीज आपको यहाँ पे इंडिया के केस में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो किस तरह से, जहां पर हमें लगातार 6 महीने के लिए डिक्लाइन देखने को मिलता है ना, तो वहां पर हम मान सकते हैं क्या, वहां पर मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रिसेशन आ चुका है, ठीक है। जैसा मैं आपको बता भी रहा था 2019-2020 की बात में, जब मैं कोविड-19 की बात कर रहा था। अब देखो थोड़ा सा ना हमें इसको और डिटेल में समझना है कि अब 2023 में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है, उसको समझना जरूरी है। पर उसको समझने से पहले ना कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। व्हाट आर दोस थिंग, कि देखो मान लीजिए एक गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के पास ना कुछ पैसा आता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट की क्या होती है, कमाई, बिल्कुल सर। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट है कुछ जगह पर कोई चीजें खर्च भी तो करेगी, कुछ एक्सपेंडिचर भी तो करती है गवर्नमेंट, बिल्कुल करती है। अब आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है, ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट की कमाई है वो कम है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है पर खर्च ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट को ना लोन लेना पड़ेगा, एक तरह का कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है। तो बाकी का जो शॉर्टफॉल हुआ वो कैसे पूरा करेंगे, वो करेंगे इन फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सबने सुना होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना, इंडिया में इनको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनको गिल्ट बोला जाता है, यूएसए के अंदर क्या बोलते हैं इनको, ट्रेजरीज। ये दरअसल में है क्या, बेसिकली अपने लिए बोरो करने का तरीका है। गवर्नमेंट के पास क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही थी, इनकम कम थी। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो बाकी का शॉर्टफॉल जो था वो कैसे पूरा करेगी, बाय टेकिंग लोन्स, ठीक है। तो बॉन्ड जारी करते हैं, उसके थ्रू पैसा रेस करते हैं। समझने की कोशिश करना, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉन्ड जारी किया, मतलब बॉन्ड मतलब एक कागज का टुकड़ा, उस कागज के टुकड़े को क्या दिया, ये गवर्नमेंट है हमारी, ये गवर्नमेंट ने कागज का टुकड़ा दे दिया किसी पर्सन को। तो इस पर्सन के पास ये कागज का टुकड़ा आ गया, बदले में क्या दे दिया इसने, गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे दिया, मान लो 100 रुपए। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, इस इंसान के पास ये कागज का टुकड़ा आ गया। ये समय के बाद, कुछ समय के बाद ये कागज का टुकड़ा गवर्नमेंट के पास ले जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इसको पैसा वापस दे दिया जाएगा। थोड़ा अगर मैं और डिटेल में समझाऊं ना, तो समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में बॉन्ड वर्क कैसे करते हैं। मान लो ये पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने लिख दिया 100 और इसमें साथ में मान लो लिख दिया टाइम 3 साल और एक
कूपन रेट लिख दिया, मान लो कूपन रेट लिख दिया 4%। अब यहां पर नोटिस करना, अगर गवर्नमेंट इस बॉन्ड को इशू कर रही है तो मैं हूं, मान लो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इस बॉन्ड को खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आज के दिन गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दूंगा। ठीक है सर, फिर 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद ना ये 100 रुपए के जो ऊपर 4% इंटरेस्ट रेट, मतलब 100 का 4% कितना हुआ, 4 रुपए, तो मुझे इतना कूपन मिलेगा, कूपन पेमेंट 4 रुपए मिलेगी। फिर सर 2 साल के बाद हो क्या होगा, फिर से मुझे 4 रुपए, ठीक है, 100 का 4% मिलेगा। फिर सर 3 साल के बाद क्या होगा, देखो 3 साल के बाद 4 रुपए तो मिलेंगे ही, पर उसके साथ ही साथ ये टाइम कितना था, 3 साल, ये बॉन्ड का ना समय खत्म हो चुका है, तो इसलिए जो आपने 100 रुपए डाले थे वो 100 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो आपने यहां पर 100 रुपए डाले थे, ये बाकी सारी चीजें आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली हर साल मिलती रही। ये जो बॉन्ड होते हैं ना जनरली इस तरह से काम करते हैं। फायदा क्या हुआ, आज के टाइम गवर्नमेंट को 100 रुपए की जरूरत थी तो उसने 100 रुपए उसने ले लिए लोगों से, ठीक है ना, बाद में 3 साल के बाद उसने पैसे वापस कर दिए विद सम कूपन पेमेंट्स। ठीक है, तो बॉन्ड इस तरह से काम करते हैं। अब सर ये बात भी हमें समझ आ गई कि अच्छा बॉन्ड की वर्किंग क्या होती है, जहां पर पब्लिक गवर्नमेंट को पैसे देती है एंड अकॉर्डिंगली हमें गवर्नमेंट बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। अब इसके साथ ही ना एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, दैट इज बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट। अब इसको समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने मुझे क्या दे दिया, बॉन्ड दे दिया। अब मैं इस बॉन्ड से ना बहुत कुछ कर सकता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ये बॉन्ड, ठीक है ना, कहने का पॉइंट क्या है, ये बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, इनको ट्रेड भी किया जा सकता है। तो ये जो मान लो स्टार्टिंग में जो बॉन्ड था ये कितने का था, 100 रुपए का, तो मैं ये बॉन्ड ना आपस में इसके साथ में ट्रेड भी कर सकता हूं। इसको हो सकता है इसमें इंटरेस्ट हो कि चाहता हो कि ये बॉन्ड मिल जाए, मुझे इंटरेस्ट ना रहे, तो आपस में ना हम एक इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, मैं किसी और को भी दे सकता हूं। और उसी बेसिस पे क्या होता है ना, बॉन्ड का प्राइस तय होता है। जैसे स्टार्टिंग में इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए ना, तो बॉन्ड प्राइस ना उससे वेरी कर जाएगा। हो सकता है देखो मेरे पास, मुझे ना मान लो मुझे पैसे कब मिलेंगे, 3 साल के बाद मिलेंगे, आप जानते हो, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया ना, ये देखो पैसे कब मिलेंगे, 3 साल के बाद। पर मान के सोचो कि मुझे यहां पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 3 साल के लिए वेट कर दूंगा क्या, नहीं, मैं ये सामने वाले बंदों को बोलूंगा कि आप मेरे से ले लो इस बॉन्ड को और मुझे बदले में पैसे दे दो। तो हो सकता है ये बंदा बोले कि अच्छा तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें 98 रुपीज दे देता हूं, हो सकता है, पर मैं भी मान जाऊंगा। क्यों मान जाऊंगा, क्योंकि देखो मुझे पैसों की जरूरत है। तो इस तरह से ना ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है, ये बॉन्ड की जो वैल्यू है, जो बॉन्ड का प्राइस है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है ये 100 से बढ़ जाए या 100 से कम हो जाए। तो अगर मानो एक एग्जांपल मानो कि अगर इसका जो प्राइस है, जो बॉन्ड का प्राइस है, वो मान लो 97 हो जाएगा, तो होगा क्या, जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। यील्ड एक तरह से इसको आउटपुट की तरह मान के चलो, क्योंकि ठीक है जितना आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपको रिटर्न ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आप नोटिस करो पहले बॉन्ड क्या था, 100 रुपए का, आपको आउटपुट कितना आ रहा था, 104, या फिर 3 साल के बाद 100 रुपए मिल रहे थे प्लस 4 के जो 3 कूपन पेमेंट मिले थे अलग अलग, ठीक है, तो इस तरह से था। बट अब नोटिस करो अभी क्या हुआ है, आपको 97 रुपीज में मिल रहा है वो चीज जो फेस वैल्यू जिसकी थी 100 रुपीज। तो जैसे ही बॉन्ड प्राइस कम हुआ ना, आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, क्योंकि आउटपुट तो आपको प्रॉपर उतना ही मिलेगा जो आपको पहले मिलना था, ठीक है ना। आउटपुट क्या है, आउटपुट तो यही वाला मिलेगा आपको, बस ये जो 100 रुपए लग रहे थे ये दूसरे बंदे के अब कितने लगेंगे, 97 लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपस में ट्रेड कर लिया। तो कहने का क्या पॉइंट हुआ, जो बॉन्ड प्राइस होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड यील्ड के। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड यही इस चीज को बोलते हैं कि कितना हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रिटर्न अच्छा है तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड यील्ड ज्यादा है। इज इट ओके, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई कि बॉन्ड यील्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब एक चीज और बताओ मुझे, एक होते हैं बॉन्ड्स, एक होते हैं स्टॉक्स, दोनों में से ज्यादा आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे। देखो यहां पे नोटिस करना, बॉन्ड्स क्या होते हैं, काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने गवर्नमेंट से लिया ना पैसा, गवर्नमेंट को पैसा दिया ना, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ना पक्का उस पैसे को रिटर्न 100% करेगी, गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सेफ है। तो बॉन्ड्स के अंदर ना हमें रिटर्न्स जो मिलते हैं वो जनरली कम मिलते हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर हमने पैसा डाला ना तो हमें ज्यादा कुछ फायदा होता है पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। पर अगर स्टॉक्स के अंदर तो आप जानते हो, शेयर मार्केट के अंदर अगर शेयर्स के अंदर पैसा डालोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे खासे रिटर्न आए। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे, तो वहां पर ना फायदेमंद क्या होता है कि आप स्टॉक्स में पैसा डालो। वेयर एज अगर इकोनॉमी ज्यादा मान लो अच्छा नहीं कर रही तो लोग स्टॉक्स में उतना पैसा नहीं डालते, लोग शिफ्ट कहां कर जाते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर। तो पॉइंट समझ आया, अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो पैसा कहां डालेंगे, शेयर मार्केट में, स्टॉक्स के अंदर डालेंगे। वेयर एज अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ठीक ठाक कर रही है, तो लोग बॉन्ड्स के अंदर डालना प्रेफर करते हैं।
इसी बेसिस पे हमारे पास ना एक तरह की बॉन्ड यील्ड आ जाती है। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? सिंपली रिटर्न, आपको कितने रिटर्न, कितना परसेंटेज पैसा वापस मिल रहा है। तो नॉर्मल केसेस में पता क्या होता है? नॉर्मल केसेस में ना बॉन्ड यील्ड ऐसे होती है। इसका क्या मीनिंग है? देखो, अगर आप मान लो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो 2 साल के लिए, एक है गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हो मान लो 30 साल के लिए, आप कहां पर सोचोगे कि परसेंटेज रेट आपको ज्यादा मिले, कहां पर अच्छा परसेंटेज रिटर्न मिले? द आंसर इज इन केस ऑफ 30 ईयर्स। देखो, किसी इंसान को आप लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हो, तो क्या आप सोचोगे नहीं कि यार ये तो मुझे ना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय के लिए दे रहे हो ना, तो काफी लंबे समय के लिए आपको कुछ ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो लंबे समय के लिए ना आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देनी पड़ती है, छोटे समय के लिए आपको इंटरेस्ट रेट कम भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल यील्ड कर्व इस तरह से काम करती है। पर एक एग्जांपल समझने की कोशिश करना कि मान लो अगर किसी इंसान को लगता है कि आज के टाइम पर किसी देश की इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा? वो स्टॉक्स में अपना पैसा नहीं लगाएगा, राइट? वो कहां लगाएगा? वो लगाएगा बॉन्ड के अंदर। और वो भी कैसे बॉन्ड्स? वो बॉन्ड्स इस तरह के होंगे जो उनको लगता है क्या, लॉन्ग टर्म वाले, ठीक है ना? अगर देखो, आप खुद सोचो, अगर किसी इंसान को लगा कि नहीं ये कंट्री की इकोनॉमी जो है शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा काम नहीं करेगी, तो व्हाट विल डू? वो सोचेगा कि नहीं, मैं ना लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा देता हूं, ठीक है ना? क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि बॉन्ड्स थोड़े ज्यादा सेफर होते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, वो इस जगह पे पैसा लगा देगा। तो जो शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट्स होते हैं वहां से पैसा निकाल लिया और पैसा कहां लगा दिया? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर। अब सोचो, मैं भी पैसा कहां लगा रहा हूं? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर। आप भी पैसा कहां लगा रहे हो? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर। हर इंसान इसी के अंदर लगा रहा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर पैसा। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो डिमांड होती है, वो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है ना? और आप जानते हो, जिसकी डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है? उसके भैया भाव बढ़ जाते हैं, राइट? जिसकी डिमांड ज्यादा होगी पर मार्केट में है तो उतने ही, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो गया? उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया? प्राइस और जो हमारा यील्ड होती है, ये बताया ना, बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। अगर किसी चीज के बॉन्ड प्राइस बढ़ गए तो क्या कमी होगी? कमी आ जाएगी बॉन्ड यील्ड के अंदर। तो बॉन्ड यील्ड क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। किस चीज की? लॉन्ग टर्म की जो बॉन्ड यील्ड होती है वो कम हो जाती है। कि अगर आप किसी बॉन्ड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हो तो उसकी क्या आएगी? यील्ड में कमी आ जाएगी। तो होने क्या लग जाता है? धीरे धीरे वहां पर बॉन्ड यील्ड नीचे आने लग जाती है। किसकी? लॉन्ग टर्म की। तो ये देखो, अगर सिचुएशन इकोनॉमी की अच्छी नहीं है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो नॉर्मल कर्व थी बॉन्ड यील्ड की, जहां पर लंबे टर्म के लिए बॉन्ड यील्ड ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां पर पहले तो फ्लैट बन जाती है कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज नहीं होती टाइम के साथ, और कई बार इन्वर्टेड भी देखने को मिल जाएगी। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया भी कि लंबे टर्म के लिए आप पैसा डाल रहे हो बॉन्ड्स के अंदर, वहां पर क्या हुआ? बॉन्ड्स की डिमांड बन गई, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ गए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़े तो उनकी बॉन्ड यील्ड में कमी आ जाएगी। और ये देख सकते हो कि आप समय के साथ साथ बॉन्ड यील्ड में नीचे को देखने को मिल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यील्ड इन्वर्जन, ठीक है? नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली ये वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी चाहिए, ये वाली जो नॉर्मल वाली है। वेयर एज इन केस ऑफ जब सिचुएशन खराब है, जब इकोनॉमी खराब है, तब कैसी ट्रैजेक्टरी आ जाती है? नीचे को आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि लोग पैसा स्टॉक्स में नहीं डालते, लोग स्टॉक से पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर निकालने लग जाते हैं। उससे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़े और उससे बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाती है। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे आप देखो, ये यूएस का ग्राफ है, ठीक है? यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो एरियाज दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पर ना हमें रिसेशन देखने को मिला है। अब रिसेशन से जस्ट पहले पता क्या होता है? रिसेशन से जस्ट पहले आप यहाँ पे नोटिस करो, ये हमें 2008-9 के अंदर क्राइसिस देखने को मिला, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। उससे पहले ये वाला एरिया देखो, यहां पर क्या हुआ? यील्ड इन्वर्जन हो गया, यील्ड इन्वर्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये 10 ईयर माइनस 1 ईयर की ट्रेजरी यील्ड है, तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ये 0 से नीचे आ चुका है यहाँ पे नंबर। तो 10 ईयर की टेक्निकली यील्ड ज्यादा होनी चाहिए ना एज कम्पेयर टू 1 ईयर की, क्योंकि लॉन्ग टर्म की ज्यादा होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। पर यहां पर क्या हुआ? यहां पर शॉर्ट टर्म की जो यील्ड थी वो ज्यादा होगी, लॉन्ग टर्म की यील्ड कम होगी। तो ये सिचुएशन क्या दिखा रही है? यील्ड इन्वर्जन को दिखा रही है। और जैसे ही यील्ड इन्वर्जन हुई, उसके कुछ टाइम के बाद हमें रिसेशन देखने को मिल गया। फिर ये देखो, यहां पर रिसेशन आया था 2020 के अंदर, उसके जस्ट पहले भी हमें यील्ड इन्वर्जन देखने को मिली थी।
यहाँ पर रिसेशन आया था, उससे पहले भी यील्ड इन्वर्जन थी, यहाँ पर रिसेशन आया था, उससे पहले भी यील्ड इन्वर्जन थी, और इस तरह से आप पीछे वाले इंस्टेंसेस के अंदर भी देख सकते हो। तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है सर, आज के टाइम पर यूएसए में क्या हो गया है, यील्ड इन्वर्जन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। आई बात समझ में? तो यील्ड इन्वर्जन जब होती है उसका लिंकेज किसके साथ है, रिसेशन के साथ। आज के टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे ना, 10 ईयर यील्ड जो है वो कम है एज कंपेयर टू 3 मंथ ट्रेजरी यील्ड। इस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, क्योंकि यील्ड इन्वर्जन हो चुकी है तो हमें आने वाले टाइम के अंदर रिसेशन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज थी, बॉन्ड अगर बच्चे पता होगा तो समझ जाओगे, अच्छा बॉन्ड ऐसे वर्क करता है, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइजेस, ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, तो अच्छे से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आपने रिसेशन प्रेडिक्ट कर दिया इतने सारे लोगों ने। आई बात समझ में? तो ऐसा हो क्यों रहा है, देखो इसके पीछे का आप जानते हो, जो अलग अलग देश हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं यूएसए, यूएस के अंदर हमें बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो वहां का जो रिजर्व बैंक है, वहां का जो सेंट्रल बैंक है, बेसिकली फेड बोलते हैं उसको, तो जो फेड रिजर्व है वहां का यूएस का, उसने क्या करने लग गया है, वो रेट को हाइक कर रहा है ताकि क्या किया जा पाए, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा पाए। पर आप जानते हो अगर किसी चीज को हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो साथ में किसका ऊपर इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ के ऊपर भी तो इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ कम होती जाएगी। इसी वजह से हम जैसे जैसे देखेंगे ना कि फेड अपनी रेट हाइक कर रहा है, रेट को तेजी से बढ़ा रहा है, उसके साथ ही क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, वहां की इकोनॉमी के ऊपर भी, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और हो सकता है कि जीडीपी में भी हमें वहां पे नीचे जाती हुई दिखे, और इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आने वाले टाइम के अंदर आएगा, क्योंकि यील्ड इन्वर्जन हमें ऐसा शो कर रही है। ठीक है ना? तो ये इकोनॉमी ना, आपको इकोनॉमी ना मैथ्स है, ठीक है ना, इकोनॉमी ना एक रैशनल सब्जेक्ट है, ऐसे हवा में बातें नहीं होती कि ऐसे रिसेशन आ गया, कभी किसी का मन किया, नहीं, पीछे की पूरी रिसर्च है। हम यूपीएससी में पढ़ते हैं ना चीजें, थोड़ा उसको अप्लाई कराया है मैंने आज सिंपली यहाँ पे, तो आई होप थोड़ा ना इंटरेस्ट बना होगा इकोनॉमी के अंदर कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है छोटा सा कि भैया इंडिया को इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा अगर यूएस में रिसेशन आ रहा है, क्या इंडिया में भी रिसेशन आएगा? नहीं भैया, इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा, इंडिया इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, पर इंडिया के ऊपर यूएस में रिसेशन का इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा। आप खुद सोचो, आप मान लो यहां पर इंडिया में बैठे हो और यहां पर यूएसए में रिसेशन आ गया, यूएसए की इकोनॉमी की हालत खराब है। अब इंडिया क्या करता है ना, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, बिल्कुल सर, हम बहुत सारी चीजें यूएसए को भेजते हैं, पर खुद सोचो अगर यूएसए में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, यूएसए में रिसेशन आ रखा है, तो क्या लोग डिमांड करेंगे ज्यादा? आप खुद बताओ, डिमांड करेंगे? सर नहीं करेंगे। अब डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स वहां पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है चीजों की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं, तो ये एक इशू हो गया। बाकी इसके साथ ही नोटिस करो कि यूएसए ने क्या किया है, वहां के जो फेड ने, वहां पे इंटरेस्ट हाइक हो रही है, ठीक है ना, हर चीज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिया से पैसा निकाल के कहां ले जाएंगे, वो ले जाएंगे यूएसए के अंदर, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा रेट मिल रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उससे यूएस डॉलर की जो थी, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। उसका इंपैक्ट क्या आएगा, इंडियन रुपी कमजोर होता रहेगा। आप सुनते हो ना, जैसे $1 = 80 था, अभी हम आजकल देख रहे हैं $1 = 83 हो चुका है। तो ये क्या है, रुपी यहां पर कमजोर हो रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि फेड वहां पे इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, वो उससे यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्दो देखो हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रही है रुपी की, तो उससे क्या हो रहा है, थोड़े एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे, बट अदरवाइज यूएसए में रिसेशन आने की वजह से एक्सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं यूएसए के कॉरस्पॉन्डिंग भी, और इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं चेक करने के लिए कि आपको चीजें समझ आई या नहीं समझ आई, तो इसका आंसर मुझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड टेक्निकल टॉपिक था, बॉन्ड्स के बारे में जानकारी जरूरी थी, बॉन्ड यील्ड हो गया, बॉन्ड प्राइजेस क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में कब इन्वेस्ट करते हैं, यील्ड इन्वर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश करी। डिफिकल्ट टॉपिक है, बट यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता रहा है, तो ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज दोबारा देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर वीडियो बनाना, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और वीडियो प्रॉपर्ली समझ आई है, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाइन लिख देना, ठीक है। इकोनॉमी की टेक्निकल है पर टफ नहीं है, आज का टॉपिक ना बहुत टेक्निकल था, बट ट्रस्ट में अगर आपने ध्यान से सुनना होगा, समझने की कोशिश करी होगी, तो आपको टफ नहीं लगा होगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को ना रटने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड ये है, बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे वैसे,
रटने की बात ही नहीं है, लॉजिकली समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझ आएगी, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी और कुछ नहीं है बल्कि हमारी रियल लाइफ का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आज आपने उस चीज को समझा भी होगा कि एक्चुअल में कैसे ये बात करते हैं कि रिसेशन आने वाला है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये लाइन मुझे अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज ये लाइन नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।